हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास संभव बेज 13वीं क्लास है। नेक्स्ट डे हमारा जो 26 जनवरी है सबको पता है, तो नेक्स्ट डे 26 जनवरी को तो क्लास मिल जाएगी, लेकिन 27 जनवरी को आपको क्लास नहीं मिल पाएगी क्योंकि 26 जनवरी को मैं क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आज की क्लास को थोड़ा लंबा और थोड़ा अच्छा रखेंगे, यानी हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जब आप अपने टेक्स्ट बुक खोलो तो उस टेक्स्ट बुक में जिस टाइप के सवाल हमेशा बनते हैं उस टाइप के सवाल जिनमें आप कंफ्यूज होते हो वो सवाल आप कर पाए। और इसके लिए आपके पास 2 दिन आराम से रहेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट भी ध्यान से समझ पाएंगे और न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति का हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा गेंद जब ऊपर जाती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जब गेंद ऊपर से नीचे आती है तो क्या क्या होता है, किस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस पैटर्न के ऊपर सवाल आते हैं, उन्हें किस तरह से चुटकियों में सॉल्व करना है, तो किस तरीके से हमें सुपर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ट्रिक्स पता होने चाहिए, यानी किस प्रकार से मंत्रार्थ पता होने चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम साथ में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मंत्रार्थ के। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। हमारा चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई, चलिए 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 चलिए। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा, मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूं उन चीज़ों का, ताकि रिवाइज करवाने पे आपको वो चीज़ें याद हो जाए। हमने पढ़ा कि जब गेंद ऊपर जाती है, ये हमारी गेंद है, ये ऊपर गई u वेलोसिटी से और ये एक हाइट पर चली गई जो इसकी मैक्सिमम हाइट थी, समझ गए, मैक्सिमम हाइट थी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो तो हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और फिर हमने सॉल्व किया, यदि आपको हाइट दी हुई है और आपको चाहिए u, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 2gh से। क्लियर सी बात है? ठीक है, फिर हमने एक बात और की, यदि आपको हाइट चाहिए और u दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं u²/2g से, यानी आप रेशियो निकालेंगे यहाँ पर h1/h2 का, तो ये निकल के आएगा u1/u2 का होल स्क्वायर। ये भी हमने बात की। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि आपके पास यदि u1 और u2 का रेशियो चाहिए जबकि आपको दी गई है हाइट, तो आप √h1/h2 लिख सकते हैं। ये h1 और h2 आपकी मैक्सिमम हाइट है। साथ में हमने बात की t की, यानी मैक्सिमम हाइट पे जाने पर आपको समय कितना लगेगा, तो उसके लिए हमने बात की u/g इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमने एक चीज और देखा कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है u के, यानी t1/t2 का जो रेशियो होता है वो u1/u2 के बराबर आता है। यानी दो अलग अलग स्पीड आपको दी हुई है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए 2 अलग अलग टाइम लगेंगे, उनका रेशियो ऐसे निकलेगा। आगे मेरी बात सुने, ये सब हम फॉर्मूलाज की हमने पिछली क्लास में डिराइव भी किया था, मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे आपको एम्स में आए हुए, याद करो। ठीक है, चलिए ये सब हमने पढ़ा, फिर हमने 2-4 न्यूमेरिकल किए। आज हम एक्स्ट्रा बात करते हैं। अब कल हमने पढ़ा था टिंकू नाम के बारे में, जिसने गेंद को फेंक दिया ऊपर और उसने इतने सारी चीजें जान ली। आज उसी टिंकू नाम की हम बात करेंगे। ठीक है, और ऐसे कह दो टिंकू नाम की जगह मैं लिख देता हूं फेकूराम, क्योंकि उसका काम है फेंकना, फेकूराम। ठीक है, आज उसी फेकूराम को एच साइड से बॉल नीचे की साइड मिलेगी तो क्या होगा, फिर हम इन दोनों केसों को कंबाइन करके कुछ अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। इसके अलावा हमने 2 चीजें और पढ़ी थी कल कि सेम हाइट पर, सेम लेवल पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? सेम होती है। आप ऊपर जा रहे हो तो किसी सेम लेवल पर जो पॉइंट आने वाले हैं, यानी ये पॉइंट देख लो और ये पॉइंट देख लो, बॉल जा रही है यहाँ से ऊपर और यहाँ पर सपोज करो उसकी वेलोसिटी u है, तो बॉल जब यहाँ जाकर मैक्सिमम हाइट से जाके वापस नीचे आएगी तो यहाँ पर भी वेलोसिटी u होगी, लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा, यानी सेम लेवल पर आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि यदि सेम लेवल की बात की जाए तो सेम लेवल से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में लगा समय
ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट से वापस सेम लेवल पर आने में लगा समय आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मैं गेंद को फेंकूं तो गेंद मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, मैक्सिमम हाइट से अधिकतम ऊंचाई से वापस नीचे आएगी और ग्राउंड पर आएगी। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने में जितना उसे टाइम लगेगा उतने ही टाइम में वो वापस नीचे भी पहुंचने वाली है। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। जितनी स्पीड से आप ग्राउंड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से ये ग्राउंड पर आके गिरेगी, उतनी ही वेलोसिटी से, उतने ही वेग से ये ग्राउंड पर आके गिरेगी। ठीक है। कल की क्लास में मैंने स्पीड बोला था, कई लोग सोच रहे होंगे स्पीड और वेलोसिटी मतलब मैं समझ जाओ आप, हम यहाँ पर वैसे वेलोसिटी बोलते हैं कई जगह, लेकिन ये जितनी भी मोशन हो रही है इन मोशन में सबसे कॉमन बात क्या है, जो बहुत सारे लोगों को जब मैं पूछता हूँ तो उन्हें पता नहीं होता, बस फॉर्मूला रख लेते हैं। इन सब फॉर्मूलाज में मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे कॉमन बात क्या है, क्या आपको पता है? याद करो, याद करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और उसमें अपना आंसर लिखो। मान लो ये एक सवाल पूछा जाए आपसे कि चल ठीक है तेरे को दे दी नौकरी, तेरा कर दिया सिलेक्शन, लेकिन ये बता कि ये जो तुम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, गाड़ी को कल 2-3 क्लास पहले हम गाड़ी को चला रहे थे, इन सब में अभी तक जो चीज चल रही थी कॉमन चीज वो क्या थी? क्या आप बता पाएंगे उसको? लिखो लिखो अपने आंसर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तभी तो मुझे पता लगेगा। मैं कमेंट का बड़ा इंतजार करता रहता हूँ। ठीक है। अभी लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, कई लोग कहते हैं लाइव क्लास लो और आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। नहीं यार, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं नाइट को, लेट नाइट को, सुबह जल्दी, कभी दिन में, जैसे भी मुझे मौका मिलता है मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप तक पहुँच पाए। बस आप उसे देखा करिए, समझा करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कर लीजिए करिए, और उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, शेयर जरूर ठोक दीजिए करना आप। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, शेयर करोगे तब तो लोगों तक पहुँचेंगे, तो शेयर जरूर कर देना चाहिए आपको, और करना भी चाहिए भाई। बड़ी मेरी भी इच्छा होती है कि आप करेंगे तो मुझे भी कुछ 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते दिखेंगे, लाइक दिखेंगे, सब्सक्राइबर नहीं भी बढ़ेंगे तो लाइक भी दिखेंगे, तो वॉच टाइम में या जो व्यूज़ करने वाले हैं उनके व्यूवर्स भी दिखेंगे, तो मुझे लगेगा हाँ लोगों ने वीडियो देखा है, पढ़ा है। ठीक है, ये सब आप समझदार है यार, समझदार है। पता है जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही मेहनत करने का मज़ा मुझे आएगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और आपको कोई शाबाशी नहीं दे रहा है तो फिर मन टूट सा जाता है। ठीक है, फिर मन नहीं करता उस काम को करने का, वो इच्छा मर जाती है, और मैं इच्छा मारना नहीं चाहता हूँ, तो आप समझिए इस बात को। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए मैं बताऊँ आपको क्या इसमें कॉमन चीज़ है। इन सब में कॉमन चीज़ है एक कांस्टेंट है। अब आप कहोगे सर ये चीज़ें तो आपने बताई नहीं। बताई भाई, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि जब एक कांस्टेंट होता है तो गति के समीकरण हम यूज़ में लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम काम में लेते हैं। और जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं, केवल एक फॉर्मूला बताने के अलावा, जहाँ पे हमने बात की थी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, है ना, जो जहाँ पे त्वरण नियत नहीं था वहाँ पर, उसके अलावा सभी टॉपिक्स में मैंने एक को कांस्टेंट माना। और आपको ऐसा नहीं पता लगे कि एक कांस्टेंट है, तो जब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, गति के समीकरण यूज़ किए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें एक कांस्टेंट है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पर एक कौन है? धरती माता द्वारा लगाया गया त्वरण, धरती माता के फोर्स द्वारा लगाया गया त्वरण, यानी जी। उस स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स है, उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। आ गई मेरी बात समझ में? बड़ी काम की चीज़ है भाई, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फोन आ गया, चलो 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए, फ्रेंड का फ़ोन था, आज कहीं जाना था, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ऊपर से नीचे की बात करता हूँ। यदि हम यहाँ पर है, हमें ये हमारा ग्राउंड है, वो फेकुराम अब नीचे गेंद कैच करने के लिए खड़ा है। फेकुराम नीचे गेंद कैच करने के लिए खड़ा है और उसे अभी तक पता नहीं है कि गेंद उसके हाथ में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। उसने अपनी झोली फैला रखी है ऐसे करके कि कैसे जैसे करके उसके हाथ में गिर जाए। ठीक है, डायग्राम मेरे थोड़े ठीक नहीं है बट फिर भी आप समझ जाना। ठीक है, चलिए ये गेंद है हमारी भाई, यहाँ से मैं इस लेवल से फेंक रहा हूँ गेंद को, इसको ऐसे कर देता हूँ ना मैं, ये एक लेवल पे गेंद है। तो जब गेंद ऊपर जाकर रुक गई थी तो केस खत्म हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब हम ऊपर से नीचे पढ़ रहे, तो हम वापस बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 0 और इसे धरती से आना है नीचे, यानी ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब ये नीचे गिरेगी तो जी लगेगा नीचे की तरफ,
चूंकि जी नीचे है यानी ये नेगेटिव है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होएगा, अभी नीचे गिरेगी तो इसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ने लगेगी और यहाँ पर गिरते टाइम इसकी स्पीड हो जाएगी कुछ v, फाइनल वेलोसिटी ली है ना मैंने, इसकी स्पीड हो जाएगी v। अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों गिरा है, अरे यहाँ इसलिए गिरा है क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा था गेंद का और गेंद नीचे गिर गई, इससे कैच हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर v स्पीड में ले लेता हूँ, मुझे ये v स्पीड का भी पता करना है, ये कितनी होने वाली है। तो ध्यान से देखो, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, चूँकि नीचे की ओर है तो आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, 2 है, a नीचे की ओर है, त्वरण नीचे की ओर है, g है यहाँ पर त्वरण, ये हो गया माइनस का g, और h डिस्प्लेसमेंट हाइट ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट माइनस का होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी मैंने क्या बताया था, ऊपर के साइड यदि आप प्लस लेते हो अकॉर्डिंग टू ग्राफ में ऐसे लेते हैं ना हम भाई, ऊपर के साइड हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे की साइड हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो एच को भी मैं क्या कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ। एक बार फॉर्मूला बनने के बाद में आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखेंगे, सीधे सवाल करेंगे, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh और v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। मैं कुछ चीज़ें प्रूफ भी करूंगा आपको, ठीक है। v बराबर आ गया √2gh, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। चलिए, यदि मैं s बराबर रखूं तो मैं यहाँ पे दो वेलोसिटीज का रेशियो ले लेता हूँ, v1/v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो √2gh1, हाइट के हिसाब से ले हम √2gh2, ये √2g से √2g कट गया और हमारे पास बचेगा v1/v2 इक्वल टू h1/h2 का रूट, ठीक है। अरे ये बार बार फोन आ रहे हैं, एक सेकेंड भाई। ठीक है, चलिए यहां से यदि मैं रूट हटाऊं तो मेरे पास बनेगा v1/v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h1/h2। ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा और ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमने बात की थी कल जब हमने ऊपर फेंका था कि जो मैक्सिमम हाइट होती है जहां पर गेंद जाके रुक जाती है, वो फॉर्मूला u1/u2 का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। जितनी स्पीड से आप फेंकोगे उतनी स्पीड से फेंकने पर जब आप हाइट पे जाओगे तो हाइट का रेशियो इस हिसाब से आएगा। अब इसको देखो थोड़ा सा, यदि मैं कहूं कि बॉल जहां पे फेंकी गई है, पहली और दूसरी समझ लो, दो अलग अलग हाइट समझ लो, ये दोनों हाइट यहां पर सेम है, ये वही हाइट है जहां बॉल गई थी। अरे आपने बॉल फेंकी थी, बॉल यहां पर पहुंच गई, अब ये नीचे आ रही है तो हाइट थोड़ी बदलेगी बाबा, हाइट नहीं बदलेगी मेरे भाई। जब हाइट नहीं बदलेगी तो हाइट जब सेम है भाई, नीचे से आपने फेंका एक हाइट पे चली गई, आपने फिर दूसरी वेलोसिटी से फेंका दूसरी हाइट पे चली गई, तो उनका रेशियो ये आया। उसके लिए फॉर्मूला ये था। लेकिन यदि आप जहां फेंक रहे हो वो हाइट सेम है भाई, गेंद 10 मीटर चली गई, फिर एक बार 20 मीटर चली गई, तो h1 को मैं 10 ले लूँ, h2 को मैं 20 ले लूँ, h1 को मैं 10 ले लूँ, h2 को 20 ले लूँ, तो ये तो सेम ही है, हाइट सेम है, तो ये अनुपात सेम है, ये अनुपात सेम है, तो ये अनुपात भी तो सेम आएगा, ये रेशियो भी तो सेम आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दूं तो v1/v2 इक्वल टू u1/u2 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं नहीं? देखो दिमाग लगाओ, एकदम आसान है। यानी मैं कह सकता हूं सेम लेवल पर वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। भाई आप जितनी स्पीड से ऊपर फेंकते हो, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद गेंद वापस वहीं पर ही आती है, उसी लेवल पर आती है, तो उस लेवल पर उसी स्पीड से गिरेगी जिससे तुमने फेंकी थी। यही तो हमारी बात हुई थी कल, यही हुई थी ना। देखो यहाँ से इस तरीके से प्रूफ हम कर सकते हैं। ये डस्टर नीचे गिर गया भाई, ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूँ, इतना ज़्यादा कोई डीपली बात होती नहीं है वैसे, ठीक है। फिलहाल तो हमें फॉर्मूलाज पर देखना है, ठीक है। चलो इन फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो v का फॉर्मूला तो हमारे पास आया 2gh, v1/v2 का फॉर्मूला आया √h1/√h2, ये लीजिए, ठीक है। यदि मैं h1/h2 का रेशियो लूँ तो मेरे पास आएगा v1/v2 का होल स्क्वायर। ये वेलोसिटी वो है जो नीचे गिरते समय इसके पास आ रही है, ठीक है। चलिए कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं।
कुछ और बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं, मज़ा आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए भाई आइए। यदि मैं टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम किस तरीके से निकालूँ? यदि मुझे v पता है तो मैं टाइम इज इक्वल टी u प्लस 80, मुझे गलत कर दिया ना, v बराबर u प्लस 80। मुझे v पता है तो v के रेस्पेक्ट में तो टाइम निकल जाएगा। ध्यान से देखना, v के रेस्पेक्ट में यहाँ पर निकलेगा u, भाई u कहाँ है? ठीक है, v भी नीचे की ओर, नीचे ही तो है। u एक की जगह g और t, u आपका 0 है तो माइनस v बराबर माइनस का gt, यहाँ से यहाँ तक कट गया, t बराबर आपके पास आ गया v बाई जी। जब v बाई जी आया और आपको ये पता है कि जितनी स्पीड से गेंद आपने फेंकी थी उतनी स्पीड से नीचे गिरी है, आपने फेंकी थी u स्पीड से यानी u वेलोसिटी से, तो u बाई जी, यानी टाइम आपका जितना ऊपर जाने का है उतना ही नीचे आने का है। ये बात भी आप यहाँ से ध्यान रख लेना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा याद रखने के लिए आपके लिए है ये, बस समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, बट v का फॉर्मूला तो यहाँ पर देखो √2gh है। जब √2gh v है तो t बराबर क्या हो जाएगा? √2gh अपॉन g। ध्यान से देखना, इस g को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ऐसे रूट वाले नंबर सेम होते तो मल्टीप्लाई होके सेम बनाते, यानी √g से √g कट गया है, इसको मैं हटा देता हूँ तो t बराबर आपके पास फॉर्मूला आ गया है √2h और नीचे बच गया है g, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर और ये मेरे पास t का फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देख लो, कई जगह आप ऐसे भी पढ़े होंगे, s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। s यानी आपकी मैक्सिमम हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 0 है, यहाँ पे टाइम है आपका t प्लस हाफ, एक ही जगह में g लिख देता हूँ और t स्क्वायर लिख देता हूँ। अब आप कहोगे सर g तो माइनस का है, हाँ भाई g माइनस का है, लेकिन h भी माइनस का है, ये बन गया 0, माइनस से माइनस उड़ा दिया और h बराबर आएगा हाफ gt स्क्वायर। और यदि आप यहाँ पे टाइम का रेशियो निकालोगे तो t इक्वल टू देखो 2 चला जाएगा इधर, 2 चला जाएगा इधर, h आ जाएगा 2h, g नीचे की ओर आ जाएगा, g नीचे की ओर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा रूट, और ये देखो फॉर्मूला वही बनता है। कैसे भी निकाल लो यार, कैसे भी निकाल लो, आपको पता होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 फॉर्मूला और लिख देता हूँ जो मेरे लिए काम की चीज़ है। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ भाई। ठीक है, आपने पढ़ा कि t का रेशियो होता है v बाई जी। यदि आपको नीचे गिरते समय वेलोसिटी पता है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और यदि मैं कहूँगी t1 बाई t2 तो आप कहेंगे v1 बाई v2। सिंपल सी बात है। अरे भाई जी से जी कटेगा ना, t समानुपाती v, या ऐसे समझ लो t1 v1 अपॉन जी, t2 v2 अपॉन जी, डिवाइड जी से जी काट दिया, v1 बाई v2 बचेगा, हो जाएगी आपकी कहानी कंप्लीट। सिंपल सी बात है, ये लो। चलिए, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ हाइट के साथ में, तो t का फॉर्मूला मेरे पास आया 2 हाइट अपॉन जी। आया कि नहीं आया? आया। आया कि नहीं आया? आया। जब ये फॉर्मूला आया तो यदि मैं t की बात करूं तो t समानुपाती √h आएगा, यानी मैं t1 बाई t2 का रेशियो लूं तो ये मेरे पास √h1 बाई h2 के रेशियो में आएगा निकल कर। एक फॉर्मूला ये बन गया। देखो, इन फॉर्मूलाज को काम में लेना सीखो, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे कहाँ काम आएंगे। यदि मैं यहाँ पर हाइट का रेशियो लूँ टाइम के हिसाब से तो रूट हटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा t1 बाई t2 का होल स्क्वायर। क्लियर बात है? यहाँ से देख लो ना यार, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो h1 बाई h2 v1 बाई v2 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देखो v1 बाई v2 t1 बाई t2 होता है। तो यदि मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो इसका भी मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका होल स्क्वायर h1 बाई h2 होता है। यानी यहाँ पे यदि मैं h1 होल स्क्वायर करके हटाकर h1 बाई h2 रख दूँ तो t1 बाई t2 का भी होल स्क्वायर निकलेगा। आप नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, t1 बाई t2 का होल स्क्वायर कर दूँ तो v1 बाई v2 का भी मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन v1 बाई v2 के होल स्क्वायर को हम h1 बाई h2 भी लिख सकते हैं, जो कि ये बन गया मेरे पास। सिंपल सी बात है। फॉर्मूले समझ में आए नहीं आए? आ गए क्या समझ में? चलिए भाई, ये तो और ही अच्छी बात है, ये तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए एक सवाल कराते हैं आपको। ट्रिपल ई का है शायद, AIEEE में लिख तो देता हूँ। ठीक है, सवाल ये है कि भाई साहब आपकी एक गेंद नीचे गिर रही है, गेंद नीचे गिर रही है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये गेंद है आपके, जो भी गेंद है, ये आप नीचे गिराओगे तो ऐसे ही सोचेगा बेचारा,
इसका प्रारंभिक वेग है 0। अब कई बार नहीं बोलेगा, ये बोलेगा कि ये मैक्सिमम हाइट से गिर रही है, ये मैं इसको h मैक्सिमम लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम हाइट से गिर रही है। तो आपको खुद को समझना है कि मैक्सिमम हाइट पे वैल्यू कितनी हो जाती है 0। जब ये नीचे की ओर गिरेगी, जब ये नीचे की ओर गिरेगी तो इसे टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा t। कितना लगेगा? t लगेगा। हमें ये पता करना है कि t/3 टाइम के ऊपर, टाइम कितना है 3/t, इसकी हाइट क्या होगी। ये तो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो t/3 टाइम पे हाइट कितनी होगी। अब आपके पास है सोचने के तरीके। सबसे पहले आप t निकालो, निकाल लिया, फिर t/3 टाइम के लिए वैल्यू रखो, तब समझ लो। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो इधर दो तरीके से करूंगा मैं, ध्यान से देखना। तो पूरे टाइम की बात की जाए तो पूरे टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2h, मैं h डैश लिख देता हूं यहां पर, 2h/g, ठीक है। अब आपको चाहिए कि t/3 टाइम पे कितना नीचे आया। मैंने सोचा भाई इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, तो ये इतना नीचे आ गया, मान लो यहाँ कहीं आ गया, तो यहाँ से हाइट इसकी बच गई h डैश। मुझे ये पता करना है कि ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है, जिसे मैं x लिख देता हूँ। भाई ये नीचे आया तो h/3 टाइम में, सॉरी t/3 टाइम में ये इतना नीचे आ गया x डिस्टेंस, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। ये नीचे आया यानी माइनस का x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0, समय यानी 0 को t से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो कोई फायदा नहीं लिखने का। हाफ a की जगह लिखूंगा -g, और समय मेरा है t/3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा t/3 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर देखो -x, g से मल्टीप्लाई होगा -g/2 इंटू t²/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस से माइनस उठ गया, देखो सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखना, इस t² को यहाँ से उठाता हूँ मैं, यदि मैं यहाँ t² रखूँ तो वैल्यू हो जाएगी 2h/g, t² की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो x बराबर g है भाई, g है g/2 इंटू t² की वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ 2h/g, यही हुआ ना 2h/g, और नीचे देखो ध्यान से 9 भी है, इंटू में 9, t² की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई है। ध्यान से देखना, g से g उड़ा, 2 से 2 उड़ा, और x बराबर आपके पास बच गया h/9। अरे यही बचा ना, हाँ भाई h/9, h/9। ये आपके ऊपर से डिस्टेंस आ गई आपकी h/9। ऊपर से h/9 है तो नीचे से कितनी होगी, सॉल्व कर लो यार। h डैश बराबर h - x, h - h/9, सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 8h/9। ये तुम्हारी डिस्टेंस हो गई 8h/9। अब ये खिंच गया, देखो कितना लंबा, समझ में आया। मैं इसको शॉर्टकट में करवाता हूँ, एकदम चुटकियों में, कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ भाई, आप इसे नोट कर लेना। ये पहला तरीका है, ये उनके लिए है जिनको फिजिक्स पढ़े बहुत टाइम हो गया है, जिनको फिजिक्स पे भी पकड़ पूरी ढंग से बन नहीं पा रही है, जो लैब असिस्टेंट वाले या सेकेंड ग्रेड वाले, जो बायो के स्टूडेंट है उनके लिए है। जो नीट IIT के कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं है, बट जिन्होंने कोचिंग की है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने कोचिंग नहीं की है और फर्स्ट टाइम नीट IIT अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए है। आप जब भी देखोगे, क्योंकि 11th क्लास में मुझे पता है यदि आपने कोचिंग नहीं की है और किसी गवर्नमेंट स्कूल या किसी प्राइवेट स्कूल में हो तो आपने भी 11th में मज़े मारे हैं और स्कूल वालों ने भी मज़े मरवाए हैं तुम्हें। कुल मिला के बात ये, तो उस मज़े की सज़ा तो आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप समझ के फटाक से आंसर करके आ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आएगा, फटाक से आप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ टाइम के हिसाब से देखो, मुझे लगा पूरा टाइम, ये लो भाई t1/t2, t1/t2 का रेशियो निकाला जाए तो हाइट के हिसाब से देख लेते हैं। इस t1 टाइम में मैं पूरी हाइट चलता हूं तो t2 हाइट में मैं कितनी हाइट चलूंगा, t2 हाइट में मैं चलूंगा x। कितनी हाइट चलूंगा, x। कितनी हाइट चलूंगा, x। सिंपल सी बात है यार, x हाइट चलूंगा। कैसे भी निकाल लो, आपके पास फटाक से आंसर आएगा। t1 टाइम तो t1 टाइम रहेगा, t रहेगा सॉरी, बट t2 जो है वो t/3 है, ठीक है भाई, t/3 है। हाइट आपकी h है, x आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सवाल सही लिखा है क्या। अब आप सोचोगे सर ने सवाल सही नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये देखो यहाँ पे, देखो इधर भाई, देखो इधर, देखो ध्यान से देखो, यानी h1/h2 जो आपका आएगा वो यहाँ पे t1/t2 के होल स्क्वायर के साथ आएगा, तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगाऊंगा। x आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो t²
डिवाइड बाई टी स्क्वायर और 9 चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा h बाई एक्स, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, x को मैं इधर ले जाता हूँ, x बराबर ऑटोमेटिक हो गया h बाई 9। क्लियर सी बात है यार, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये h बाई 9 है तो उसको सॉल्व कर लो आप, फटाक से आंसर वैसे भी निकलेंगे आपके, क्या दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। बताओ बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। ये x आ गया, ये ऑटोमेटिक 8h बाई 9 बचेगा, h डेज h माइनस एक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा 8h बाई 9। हो गया सवाल सॉल्व। बताओ कहाँ दिक्कत है, बस आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और, एक सवाल और बताते हैं। देखो आपको एम्स का सवाल है भाई, एम्स का सवाल है भाई, एम्स का सवाल है, एम्स का सवाल है, एम्स का सवाल है, एम्स का सवाल है। एम्स के सवाल में यदि हम बात करें कि सवाल क्या बोला गया था, सवाल ये बोला गया था कि आपके पास 3 गेंदें हैं और तीनों सेम हाइट से फेंकी गई है, लेकिन उनका जो मास है m2 m3 है और हाइट सबकी सेम है। यहाँ पे है, यहाँ से सबकी हाइट सेम है, बट मास इसका m1 m2 m3 है और सभी रेस्ट पर है। तो बताओ जब ये यहाँ गिरेगी m1 m2 और m3, ये m3 है, ये v3 है, तो बताओ पहले कौन गिरेगा। अब मैं इनका रेशियो निकाल के देता हूँ। इसमें m1 बड़ा है m2 से, m2 बड़ा है m3 से, तो बताओ पहले कौन गिरेगा। m1 सबसे बड़ा है, फिर m2, फिर m3। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। देखो m1 सबसे बड़ा है, m2 थोड़ा छोटा है, m3 सबसे छोटा है। हो गया ना। बताओ पहले कौन गिरेगा। अब हमारा जो दिमाग है वो कहेगा पहले गिरेगा भारी आदमी, पहले गिरेगा भारी आदमी, जो इनमें भारी होगा वो पहले गिरेगा। और भारी के हिसाब से तो m1 है, क्योंकि m1 का मास ज़्यादा है, तो हमें लगेगा m1 पहले गिरेगा। यही है ना हमारी बात। अब देखो यहाँ पर इस फिलोसॉफी को जो हम मतलब यूज़ करते हैं जनरल भाषा में कि भारी चीज़ पहले गिरेगी, वो ध्यान से देखा जाए तो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अरे माइक किधर भागता है भाई, तो किधर चला जाता है, बार बार भाग जाता है ये। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो टाइम का फॉर्मूला। टाइम केवल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाइट और जी पर। जी तो बदला नहीं, यानी हाइट पे डिपेंड करेगा। हाइट इनकी सेम है, यहाँ पर कहीं भी मास का जिक्र नहीं है, कहीं भी मास का जिक्र नहीं है क्या? नहीं है। जब एक बार बताओ कहीं भी मास का जिक्र नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारी चीज़ पहले गिरेगी। जब फॉर्मूले में केवल हाइट है, टेम्परेचर हाइट पे डिपेंड करता है और हाइट सेम है, इसका मतलब तीनों साथ गिरेगी, यानी इनका टाइम सेम रहेगा। खत्म कहानी, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, सवाल ये था टाइम का रेशियो क्या आएगा। टाइम का रेशियो आएगा 1:1:1, 1:1:1। मैं कहूँ कि तुम्हारे पास m1:m2:m3, एक अलग टाइप का सवाल आया हुआ है एम्स का, तो उसमें रेशियो दिया हुआ है 1, 3, 5, यानी इसका 5 किलो, ये 3 किलो, ये 1 किलो है। अब बताओ टाइम कहाँ आएगा, टाइम का रेशियो क्या आएगा। टाइम का रेशियो 1:1:1 ही आएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम को, जब आप ऊपर से फेंकते हो कि ये मोटी है पतली है, ठीक है, जो भी है सेम टाइम पे गिरेगी, है ना। चलो भाई बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बनाए ना मैंने इतने फॉर्मूले, ठीक है, मिटाऊं। चलिए भाई, चलिए। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले और कहाँ काम में आ सकते हैं। अरे भाई सब जगह काम में आते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो वो जगह काम में आएगा, नहीं दिमाग लगाओगे तो कहीं नहीं आएगा। देखो एक सवाल और बता देता हूँ, थोड़ा मैं उसका हिंट दे देता हूँ। वैसे ये हाई लेवल सवाल है थोड़ा सा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, बट मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरलों के गुण, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक सवाल है, IIT का सवाल है ये, कि यहाँ पर आपके पास में h हाइट है, ऊपर से हाइट नापी जाती है और यहाँ से एक नल लगा हुआ है, नल में से पानी जा रहा है 20 स्पीड से। बताओ ये कहाँ जाके गिरेगा, कहाँ जाके गिरेगा। रेंज, सिंपल सी बात है, मुझे पहले V चाहिए, तो V का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। V का फॉर्मूला होता है 2GH। ये 20 स्पीड से नीचे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 20 स्पीड से नीचे आ रहा है। मुझे चाहिए डिस्टेंस, इसकी 20 स्पीड इधर है, तो मुझे केवल एक ही डायरेक्शन में तो चलना है। मुझे चाहिए यहाँ से इधर का, यानी इधर के लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा टाइम। देखो ये ऊपर इधर भी जा रहा है और ये नीचे भी आ रहा है, तो टाइम में ऊपर से नीचे आने का निकाल लेता हूँ। अभी मैंने ऊपर से नीचे आने का टाइम निकाला 2h/g।
ये h वो है जहां से वो गिर रहा है। अब मुझे ये नहीं पता ये कितना है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको h समझ लेता हूँ, पूरे को मैं h ले लेता हूँ, तो ये बचेगा आपका h माइनस एच। भाई इतना h है, ये h ऊपर से नापा जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ से नीचे आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ से नीचे आ रहा हूँ तो हाइट है मेरी h माइनस एच। ये मेरा टाइम हो गया। अब जितने टाइम में मैं नीचे गिरूंगा उतने टाइम में तो मैं आगे भी जाऊँगा, ठीक है भाई। यहाँ से नीचे किसका, फिर मैं थोड़ा यहाँ पर आया, फिर मैं थोड़ा यहाँ पे आया, और फिर मैं यहाँ पे गिर गया, यानी मैं नीचे भी आया और यहाँ भी गया, दोनों साइड गया ना। तो टाइम तो ले लेता हूँ मैं नीचे आने का, और नीचे आने का टाइम ये रहा, और डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं इधर जाने का। तो इधर की जो डिस्टेंस होगी मेरी, डिस्टेंस होगी वो होगी स्पीड इनटू टाइम। टाइम यानी ऊपर से नीचे गिरने का, डिस्टेंस को मैं यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ, स्पीड यानी वेलोसिटी भी कहा जा सकता है। कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, स्पीड है वेलोसिटी से करूँ नहीं करूँ, अरे कर दे भाई, तुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा गया, इस साइड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही है तेरी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आर। वेलोसिटी, इधर जाने की वेलोसिटी मेरी ये रही, इधर जाने की वेलोसिटी है 2gh, सिंपल सी बात है। और टाइम मेरा ये रहे यहाँ पर, ध्यान से देखो, अरे स्मॉल एच रे भाई, अरे बाबा स्मॉल एच है, 2h माइनस एच अपॉन में जी, एक जी से एक जी कट गया, और r बराबर आपके पास बच गया √2h, 2 यानी मैं इसको शॉर्टकट में डाल दूँ अंदर, इसको अंदर डाल देता हूँ मैं, अंदर डालूंगा तो देखो, यदि मुझे यहाँ पे रूट लगाना है तो यहाँ पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। अभी इधर लिख देता हूँ मैं, r बराबर √h इंटू 2h माइनस एच, और तो कुछ बचा नहीं है, हाँ एक √g से g कटा है तो एक √g नीचे बचा हुआ है, इसको रूट में डाल देता हूँ मैं, पूरे को डालूंगा तो ये तो 2 ही रहेगा, ये h ही रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर, अरे भाई यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर करके रूट भी तो कर सकता हूँ, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा h माइनस एच का स्क्वायर, और नीचे आपके पास बच जाएगा √g जो कि पहले से ही रूट में है। तो h बराबर आपके पास आएगा 8h h माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई g, और एक नया फॉर्मूला आपके पास निकल कर आएगा। देखो कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, चुटकी में सवाल, नहीं तो नहीं, सब कुछ खत्म, ठीक है। आगे मेरी बात समझे, चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा खासा सवाल है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जरूरत कौन से कॉन्सेप्ट की पड़ी, आपको पता लग गया ना, मोशन अंडर ग्रेविटी की पड़ी। तो जब तक आपको इक्वेशंस नहीं पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पता है, किस टाइप से क्या कहानी होने वाली है ये नहीं पता है, तो आप कभी भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए हम दो चीज़ों की बात और करते हैं, हम ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। आप यदि नीचे से जाते हैं u स्पीड से, तो आप ऊपर जाते ऊपर जाते ऊपर जाते ऊपर जाते, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो जाती है v। मैं ये केस लेता हूँ पहले केस में ऊपर चढ़ा और यहाँ पर जाके v1 हो गया 0। अब आप ऊपर से नीचे गिरते हो, यानी सेकंड केस चालू हो गया। सेकंड केस में प्रारंभिक वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग u2 है जो कि 0 के बराबर ही आएगा, और आप वापस यहाँ पर नीचे गिरते हैं, और इस समय आपका जो वेग है वो हो जाएगा v2, इसको लिख देता हूँ मैं v2। आपको पता है यदि आप सेम हाइट पर आ रहे हो, सेम लेवल पर आ रहे हो, तो दोनों का वेलोसिटी फेंकने का और गिरने का सेम रहता है। जब सेम रहता है तो टाइम भी आपका सेम रहता है, यानी ये भी t है तो ये भी आपका t है। मैं कहूँ टोटल टाइम कितना लगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ, यानी ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे आने का टाइम, ठीक है। यानी ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे आने का टाइम, और मुझे चाहिए टोटल टाइम, तो मैं लिखूंगा ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम t। ऊपर जाने में कितना समय लगा था भाई, आपको पता होगा ना, नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 मैं से लिख देता हूँ। ऊपर जाने का समय t है और नीचे आने का समय भी आपका t है, तो t प्लस t बराबर 2t। क्योंकि अब मैं कितना बताऊँ, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, याद करो। t बराबर, यदि आपके पास ऊपर जाने के लिए u दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो 2u/g, क्योंकि इसका फॉर्मूला u/g आ रहा था, आपको पता हो तो आ रहा था क्या, तो ये हो गया t बराबर 2u/g। लेकिन यदि आपको नीचे आने का समय पता हो, इंक थोड़ी सी कम हो रही है, चलो, नीचे आने का समय पता हो, तो नीचे आने का समय आपने किस फॉर्म में निकाला था, हाइट की फॉर्म में यदि आपने निकाला था, तो नीचे आने का समय आपने निकाला 2h/g, ऐसे निकाला था ना, यहाँ रख दीजिए, t बराबर 2
2h/g, 2 को अंदर डाल दो, t बराबर हो जाएगा 4h/g। हाइट दे रखी है तो आप ऐसे निकाल लो, अदरवाइज ऐसे निकाल लो। u और v दे रखा है तो आप ऐसे निकाल लो, कहीं दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सा सवाल है, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है। यदि आपको एक हाइट पता है तो कितना टाइम लगेगा ऊपर जाके आने में, ऊपर जाके वापस नीचे आने में इतना टाइम लगेगा। 2 का 4 गलत लिख दिया भाई, 2 का 4 गलत लिख दिया। 2 अंदर जाएगा, स्क्वायर बनेगा, 8 बनेगा। गलती हो जाती है यार, इंसान से होती है। हाइट दे रखा है तो आप ये यूज़ करो, वेलोसिटी दे रखा है तो आप ये यूज़ करो। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। टोटल टाइम आपका निकल के आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चीज़ ना, ठीक है। आगे चीज़ एक बात और करते हैं आप, अभी आपको देखो अच्छा लगेगा। जब टाइम की बात चल रही है तो टाइम को ही हम क्यों ना एक कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ ले। टाइम का खेल आता है। मैंने जिन जिन फॉर्मूलाज पे डब्बा बनाए उनको आप इकट्ठे कर लेना, बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए, जिन जिन फॉर्मूलाज पे डब्बे बनाए उनको आप इकट्ठे कर लेना, ठीक है। चलो भाई, हमें टाइम का पता लगा, और टाइम जितना ऊपर जाने का है उतना ही नीचे आने का है। और जो टोटल टाइम होता है, यदि मेरे को वेग दे रखा है तो मैं ये लिखूंगा। यदि मुझे ऊपर फेंकने की वेलोसिटी पता है तो मैं ये लिखूंगा, और नीचे आने की वेलोसिटी पता है तो मैं ये लिखूंगा, और मुझे हाइट पता है तो मैं ये लिखूंगा। कैसे समझ लो, हाइट पता है तो मैं ये लिखूंगा। ये लो, मैंने 1 2 3 तरीके से आपको फॉर्मूला बता दिया टाइम का। अब बात यह है कि यदि टुकड़ों टुकड़ों में दिया जाए सवाल, तो ध्यान से देखना। मान लो ये आपका एक पॉइंट है, फिर 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 ये पॉइंट आपका सेम लेवल पर है, फिर आपका ये पॉइंट सेम लेवल पे है, फिर आपका पॉइंट ये सेम लेवल पर है। अब टाइम का टी हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यदि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगता है, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ t1, यहाँ से आपको t2 लगता है, यहाँ से आपको t3 लगता है, यहाँ से आपको t4 लगता है, तो जब आप नीचे कूदेंगे, ऊपर से जस्ट नीचे आने लगेंगे, तो सेम देखो, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस और सेम लेवल पे पॉइंट आ रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट है या सेम डिस्टेंस समझ लो, तो यहाँ पे भी आपको t4 ही टाइम लगेगा, t4 ही टाइम लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको वापस t3 टाइम ही लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको t2 टाइम ही लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम ही लगेगा। तो जितना आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर का ऊपर, इधर का इधर, इधर का इधर और इधर का इधर, समझे, जितना टाइम ही आपको यहाँ लगने वाला है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ, अरे सर ऐसा कैसे हुआ, आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। अब तुम्हें मैं ये बोलूँ कि किसी सवाल में बता देता हूँ आपको, देखो नीट 13 का सवाल है शायद ये, जहाँ तक मुझे पता है। नीट 13 ये क्या, मुझे तारीख और याद नहीं रहती कम वक्त, चलो कोई ना, आप देख लेना यार, नीट का सवाल है, इतना पता है मुझे। सवाल ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई गेंद, मैं यहाँ पे गेंद बना देता हूँ, ये गेंद u1 वेलोसिटी, गेंद को ऊपर फेंका जाए तो गेंद पहुँचती है यहाँ पर, गेंद पहुँचती है यहाँ पर, और लास्ट सेकंड में, सवाल यही था ना, हाँ, लास्ट सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। फाइंड डिस्टेंस, कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है तो मैं डिस्प्लेसमेंट ही लिख देता हूँ, दोनों एक जैसा है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए डिस्टेंस के बजाय। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, ठीक है, लास्ट सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई साहब ये फेंके जा रहे, लास्ट सेकंड यहाँ पर आ गया, बताओ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, यहाँ से यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है, तो जितना नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगता है, ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लगता है। जब दोनों का टाइम सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा ना भाई, होएगा कि नहीं होएगा। नीचे से यहाँ तक जितना टाइम है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। भाई एक सेकंड में ये इतना डिस्प्लेसमेंट लेती है, फिर एक सेकंड में इतना लेती है, फिर एक सेकंड में इतना लेती है, फिर एक सेकंड में इतना लेती है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में लेगी, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में। यानी आप ऐसे कहे कि लास्ट सेकंड में यदि ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मतलब जो भी है ना, मतलब लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, तो ध्यान से देखो, लास्ट सेकंड में यदि एस करती है
तो ये ऊपर से नीचे आने में भी आपको ऐसे करेगी। सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इतना सोचना ही नहीं कि यू से फेंकूंगा, लास्ट में पता नहीं कितना जाएगी, बस इतना देखना है। बट लास्ट सेकंड में जितना ये ट्रेवल करेगी उतना ही ऊपर से नीचे आते हुए भी करेगी। एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे से ऊपर जाते हुए उतना ही यहाँ पर होगा। यहाँ से जितना होगा यहाँ से भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से भी उतना ही होगा, यहाँ से जितना होगा यहाँ से भी उतना ही होगा, यदि टाइम आपका सेम है तो। टाइम आपका सेम है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना भाई, टाइम आपका सेम है तो। इधर का टाइम बराबर इधर का टाइम, 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 इधर का डिस्प्लेसमेंट बराबर इधर का डिस्प्लेसमेंट। यानी लास्ट सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं नीचे से ऊपर जाने के बजाय ऊपर से नीचे आऊँ, भाई लास्ट सेकंड का ही चाहिए ना मुझे, तो लास्ट सेकंड के बाद में अगला सेकंड यही तो आएगा। यानी ये लास्ट सेकंड का जितना होगा उतना ही ऊपर से नीचे आने का होगा। और उस समय हम बात करें टी की, तो ये हमारे पास बनेगा 2s/g, यहाँ पर लिखा दूंगा ts², तो ये बनेगा 2s/g और s बराबर बन जाएगा 12 gt²। ये लो यार, कहानी खत्म, s का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर सी बात है। यहाँ से यहाँ तक टी टाइम है तो यहाँ से यहाँ तक भी टी टाइम है, टी टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट रहेगा आपका। सिंपल सी बात है। तो टाइम को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे ऐसे आ सकते हैं। t1 टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा नीचे से ऊपर जाते हुए, तो सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ भी रहेगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से आएंगे। और टाइम तो आपको पता ही है, मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है, तो पोर्शन भी सेम ही रहेगा ना टाइम का, क्योंकि सेम पॉइंट पर सेम वेलोसिटी होती है। यहाँ जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। जब v सेम है तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है यार, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होने वाला है आपका। क्लियर सी बात है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। अगली क्लास में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, कुछ खतरनाक सा पढ़ने वाले हैं। इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे और कुछ बताऊंगा मैं आपको मंत्रास। ठीक है, समझ गए? तो इसे आप नोट कर लेना, बड़े काम की चीज़ है, बड़े अच्छी चीज़ है। और मैं एक बार इस लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इस लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। जब इसको रिवाइज कराऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस हिसाब से हमें क्या सवाल करने हैं। जब ये कॉन्सेप्ट को हम दोबारा रिवाइज करेंगे तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यदि मज़ा आया है, आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है, यदि आज की क्लास आपने एंजॉय की है, तो आप को पता ही है क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और, हमने अभी हमारी 1K फैमिली पूरी कर ली है, यानी 1K मेंबर्स हो चुके हैं हमारी फैमिली में। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। ठीक है, अब इस 1K कंप्लीट होने पर हमारे मेंबर्स 1000 हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको तो शेयर करना ही यदि वीडियो पसंद आए तो, लेकिन इसमें मैं आपके लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। यह अनाउंसमेंट आपको 1 या 2 दिन बाद मिलेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट है, बड़े काम की चीज़ है, आप भी मज़ा करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, बड़े काम की चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या आपके, क्या बताऊँ आपको, आपने जो ये सपोर्ट दिया ना मुझे, इस सपोर्ट के लिए जो हम दर दर भटकते रहते ना, 11th की क्लास, 12th की क्लास, BSc की क्लास, एयरफोर्स की क्लास, नेवी की क्लास, NDA के लिए क्लास नहीं मिल रही है और प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहे, और कहीं जाते तो हम 299, 499, 599 ये सब खर्चा करते रहते हैं। तो इन सब टेंशन से मुक्ति चाहता हूं मैं, कि तुम मुक्ति हो जाओ, एकदम मुक्त हो जाओ इन टेंशन से। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे कुछ खतरनाक, कुछ शानदार, कुछ धमाकेदार, कुछ मज़ेदार होने वाला है। अब मैं पूरा अनाउंसमेंट अभी लीक नहीं करूंगा, अनाउंसमेंट 1-2 दिन बाद करूंगा। तो उस अनाउंसमेंट में हम कुछ अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, बड़े काम की बातें डिस्कस करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। आगे मेरी बात सुनिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज्ञा दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।